फाइन स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम लोग एज यूजुअल 4 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक एंड सेकंड टॉपिक, दोनों टॉपिक बहुत सेम है, मतलब क्लोजली रिलेटेड है। पहला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के आसपास क्या बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है। एनोड हुआ, कैथोड हुआ, कोबाल्ट हुआ, निकल हुआ, ये सब का काम क्या है, बात समझे, ये सब चीज़ का काम क्या है। अभी ये बात करते करते हम लोग फिर लिथियम पे भी बात करेंगे कि जो कश्मीर में मिला है। तो आज बहुत अच्छे से तुम लोग समझोगे कि क्या है इतना लिथियम आयन बैटरी का चर्चा होता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसका क्या रोल है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों इतना इसके पास मास एनर्जी डेंसिटी है, सभी चीज़ समझोगे। ठीक है, ये पहला टॉपिक है। अब पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक बहुत एसोसिएटेड है स्टूडेंट, इसको तुम अलग नहीं कर सकते हो, बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। दूसरा टॉपिक क्या है कि जो लिथियम रिजर्व्स कश्मीर में जो मिले हैं, अब हमें आवश्यकता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, क्योंकि ऐसे निकाला नहीं जा सकता उसको, उसके लिए चाहिए टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए वो कंट्री का एक्सपीरियंस चाहिए जो वो कंट्री कर चुका है। तो भारत को भी कोलैबोरेशन की आवश्यकता है। 39 देखो, ये प्योरली तुम्हारा इकोनॉमिक्स है स्टूडेंट। ये देखो, ये वही हिंडनबर्ग रिसर्च का आया है, अडानी ग्रुप का। ये फ्री फ्लोट और सेल कंपनीज क्या होता है, ठीक है, सेल कंपनीज के बारे में कल बात किए थे ना। और मैं बार बार बोल रहा था, जब स्पेक्स के बारे में बोल रहा था, तो मैं बार बोल रहा था कि देखो ऐसा नहीं कि खराबी होता है, अच्छा भी होता है। कल हमने देखा था यूनाइटेड स्टेट्स में कैसे एक साल में ही इतना पैसा मोबिलाइज किया है ना। शाम को देख रहे थे, बिल्कुल शाम का जो तुम पता है तुम लोग का जो शाम का जो चल रहा है इकोनॉमिक्स, स्पेशली कल का या फिर उससे पहले, वो इतना खतरनाक इकोनॉमिक्स सब है बाबू। यदि उसको ठीक से तुम कवर नहीं किया घर में जाके, तो वो तुमको बोलते ना डस लेगा वो अच्छे से, ठीक है ना। तो वो बहुत ही कंट्रोल करना वो चीज़ पे, समझ गए ना। तो बिल्कुल हम समझें फ्री फ्लोट क्या होता है। फ्री फ्लोट का मतलब भी समझाएंगे, बहुत लंबा इसका कहानी है। उसका सेल कंपनी क्या हो जिसकी वजह से प्राइस मैनिपुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप का है ना जो साख है, जो स्टेटस है, वो गिरते चला जा रहा है। एंड लास्ट वन फिर से टर्की से रिलेटेड आया है, टर्की। अब टर्की और चिली में क्या अंतर है। अर्थक्वेक तो चिली में भी बहुत डेंजर आया था कुछ साल पहले, वहाँ तो लोग उतना नहीं मरे थे, उतना कैजुअलिटी नहीं हुआ था जितना तुम्हारा इसमें हुआ है। क्या रीज़न है उस चीज़ को समझेंगे। और हमारा जो हिमालयाज है वो भी तो सेस्मिक प्रोन जोन है, तो वहाँ पे क्या हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो वही सब चीज़ के बारे में चर्चा होगा। देखो 37 देखते हैं, एक ही बार खोल लो बाबू, ऐसे खोल लो एक ही बार, पूरा जो है ना कंपाइल करके जो दिया गया है, 5 पीडीएफ भेजा गया है वहाँ पे, देखो ठीक से जो कंपाइलेशन में है 37 से लेके लास्ट तक, उसको खोलो। व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन ईवी बैटरीज, वेयर डज इंडिया स्टैंड, इंडिया कहाँ पे है। तो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। देखो कितना टेक्नोलॉजी आ रहा है यहाँ पे, तो ये सिलेबस का हिस्सा है स्टूडेंट, समझे। तो देखते हैं कब आया था ये, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, 10 फरवरी को आया था, तो ज़्यादा पुराना एडिटोरियल तो नहीं है ये, है ना, बहुत साल फिलहाल का ही चीज़ है। यहाँ तो सिविल सर्विस में 3 साल पुराना एडिटोरियल्स आपका फ्रेश रहता है, मतलब कोई भी विषय देखा नहीं बीपीएससी में कैसे घुसा है पुराना वाला चीज़, अभी घुसा है। सिविल सर्विस का तो आदत ही है, तो वो 15 का पूछ लेगा, वो 18 का वो पूछ लेगा, 11 का भी पूछ लेगा। यहाँ पे समझते हैं आखिर क्या हुआ, ऐसा क्या बात हुआ कि हम इतना खुश हैं, भारत इतना खुशी होने की बात है। देखो कम नहीं मिला है, 5.9 मिलियन टन मिला है, 5.9 मिलियन टन, समझते हो। यदि इसको कंसीडर किया जाए तो भारत सेकंड में आ जाएगा रैंक में, चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। अभी लिथियम के लिए हम बौख रहे थे, इधर उधर इंपोर्ट करवा रहे थे, टोटल इंपोर्ट करवाते हैं लिथियम को। लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है ईवी व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और इस तरह का डिपॉजिट पाया जाना अपने आप में खुशी का बात है हमारे लिए। तो हमारा देखो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि है लिथियम रिजर्व ढेर सारा है, पहली बार। इससे पहले भी हुआ था, बट इससे पहले जो कर्नाटक में कोई डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, मैं बताऊंगा, सेकेंड एडिटोरियल में दिया गया है, कर्नाटक में किसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो खुशी थोड़ा बहुत वहाँ पे भी मिला था, बट वहाँ पे पता चला कि वो इकोनॉमिकली अनवाइबल है, क्योंकि उसको निकालने में ही तुम्हारा पैसा चला जाएगा, तो निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि लिथियम को निकालना इतना आसान नहीं होता है। लिथियम को निकालने का तरीका अलग अलग तरीका है। एक तरीका एडजॉर्प्शन तरीका है, एडजॉर्प्शन समझते हो तुम लोग, कि सरफेस ऐसे कर दो, सरफेस में अटैच हो जाता है। एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 12 में तुम लोग पढ़ा होगा कि इस तरह है, तुम्हारा सरफेस से अटैच हो जाता है, दैट्स कॉल्ड एडजॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन का मतलब सोख लेता है अंदर, देयर इज अ डिफरेंस, फंडामेंटल डिफरेंस। तो ये जो लिथियम जो एडजॉर्ब किए जाते हैं, लिथियम को निकालने का तरीका क्या है, एडजॉर्प्शन, AD, समझे ना, एब्जॉर्प्शन नहीं एडजॉर्प्शन है। और भी मेथड है, बट बाकी जितने मेथड है वो सब प्री कॉमर्शियल में है, यानी कि अभी कॉमर्शियल वाइबल नहीं हुआ कमर्शियली, बट एडजॉर्प्शन मेथड वो कमर्शियली वाइबल हो चुका है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में समझोगे इस चीज़ के बारे में भी। तो देखो जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है बोला है कि पहली बार कश्मीर में देख रहे हैं हम ऐसा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखो इसने कहा है कि 5.9 मिलियन टन से बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट, और अभी ये G3 स्टेज में है। बताता हूँ अभी थोड़ी देर में बताऊँगा, G1 G2 G4 स्टेज होता है। जैसे तुम्हारा G3 स्टेज है, इसका मतलब क्या है कि प्रीलिमिनरी स्टेज में है ये, इसके ऊपर एक्सप्लोरेशन हो सकता है। इससे नीचे वाला जो स्टेज होता है, यानी कि इससे छोटा वाला जो स्टेज होगा, यानी कि इससे पहले वाला जो स्टेज होगा, उस स्टेज में निकाला नहीं जा सकता। बट ये ऐसा है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करके, साइंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके आप निकाल सकते हो। तो ये खुशी होने वाला बात है हमारे लिए, ये निकाला जा सकता है। तो ये G3 स्टेज है, ये समझ गए ना। कहाँ पे मिला है, सलाल क्या है तुम्हारा, सलाल हैमाना एरिया रेजिक डिस्ट्रिक्ट्स, जो रेजिक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे पाया गया है। ठीक है, देखो वहीं से चेनाब गुजरती है, और वहीं पे सलाल डैम चेनाब के रिवर के ऊपर ही बसा हुआ है। तो देखो लिथियम का यूज़ बहुत ज़्यादा है विद्यार्थी। लिथियम का यूज़ तो तुम लोगों को पता है कि व्हीकल्स के लिए यूज़ होता ही है, साथ साथ ये बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए भी यूज़ होता है। क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, मान लो कि अचानक में हमको खुशी मिल रहा है, हंस रहे हैं, फिर थोड़ा दुखी हो गए, तो मूड स्विंग हो गया, होता है ना आदमी लोग को, पूरा हंस रहा है फिर रोना शुरू, फिर रो रहा है फिर हंसना शुरू, इसको बोलते हैं बाइपोलर डिजीजेस। तो बाइपोलर डिजीजेस में भी ये लिथियम का यूज़ होता है स्टूडेंट, बात समझे। आगे देखो इसमें, देखो ये फिगर दिया गया है तुम लोग को, इसमें साफ साफ बताया गया है कि देखिए, पहले भी हम बात कर चुके हैं क्लास में कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ना बैटरी का दाम ही लगभग 50% होता है, सही बात है ना। बट कन्वेंशनल में नहीं था। देखो कन्वेंशनल में तुमको कितना 25% से कम ही लगता है पैसा। ठीक है, देख रहे हो ना, व्हीकल बॉडी 25% से कम ही लगता है। बट इसमें देखोगे तो बैटरी में ही ज़्यादा, तुम्हारा 35 से लेकर 50% तो बैटरी में ही लग जाता है। यानी कि ई रिक्शा देखते हो ना, ई रिक्शा का दाम लेट से 50,000 है, तो 25,000 तो बैटरी में ही लग गया, इतना महंगा होता है। अब बोलोगे कि इतना महंगा कैसे होगा, देखो लिथियम आयन बैटरी देखोगे तो बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, बड़ा फॉर्म में नहीं होता, छोटा फॉर्म में होता है। जितना छोटा चीज़ हो उतना वो महंगा होगा, क्योंकि उसको लंबा समय तक कैरी करना है एनर्जी को, वो बहुत कॉम्पैक्टेड फॉर्म में होता है, इसलिए बहुत महंगा होता है। और अभी रिसर्च चल ही रहा है, क्योंकि रिजर्व तो है, ऑस्ट्रेलिया में रिजर्व है, ABC कंट्री में रिजर्व है, चाइना में भी रिजर्व है, बट वाइबल प्रोडक्शन होना वो अलग बात है। हाँ, कोलैबोरेशन हो रहा है, अभी देखेंगे हम लोग अलग अलग जो लाइक माइंडेड कंट्री से, जापान यूनाइटेड स्टेट के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी कोलैबोरेट कर रहा है, इंडिया को भी तो अब इंडिया भी करेगा ही करेगा, क्योंकि रिजर्व मिला है हमें। बात समझ में आ रहा है ना। देखो जैसे सोलर पैनल्स कैसे दाम घटा, तो आने वाले समय में हो सकता है ये भी घटे। और एट द सेम टाइम जो मोदी जी का सपना मत भूलना, तुम लोग 2070 तक हमको कार्बन न्यूट्रल करना है, तो कार्बन न्यूट्रल कैसे करोगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही आगे करोगे, एक ये भी साधन है। और अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने एक क्लीन एनर्जी प्रोग्राम को लॉन्च किया था, उसके अंदर हाइड्रोजन पॉलिसी पे बात किया गया है ना। उसके अंदर एक पॉलिसी ये भी था कि कैसे हम लिथियम आयन बैटरी का जो कैपेसिटी है वो बढ़ाए। तो अच्छी बात है, आप पॉलिसी बनाए, इधर आपको रिजर्व भी मिल गया, बहुत खुशी की बात है हमारे कंट्री के लिए। बात समझ में आ गया। तो ये दोनों बता चुका हूँ स्टूडेंट, इसमें रटने वाली बात नहीं है, बस समझो कि कन्वेंशनल व्हीकल में 25% से कम ही लगता है बैटरी का दाम, बट ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसमें 50% या उसके आसपास का पैसा लगता है व्हीकल्स के लिए। समझ गए ना, हो गया ये। आगे देखो बैटरी कैसे काम करता है, बेसिक्स दिया गया है बच्चा लोग, जिसका 12, 11, 12 नहीं हुआ वो यहाँ से हो जाएगा। देखो बैटरी का मतलब क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ सेल, पढ़ा है ना। सेल को कंबाइन कर दोगे तो बैटरी बन जाता है, सेल पूरा कनेक्ट कर दो तो बैटरी बन जाएगा। अब देखो सेल में क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, जानते हो। एनोड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन गिवर है, इलेक्ट्रॉन गिवर मतलब इलेक्ट्रॉन लूजर जो है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और जो कैथोड है तुम्हारा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जिसको इलेक्ट्रॉन पाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक उसके विपरीत में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। हम जानते हैं करंट इज नथिंग बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, करंट क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि दो उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब समझ रहे हो ना, रॉड टाइप का होगा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन तुम्हारा, उसमें सोल्यूशंस होंगे, उसमें आयंस वगैरह होगा। तो देखो यहाँ पे कल्पना करो ऐसे करके, ये है तुम्हारा एक एनोड है और एक कैथोड है। एनोड से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है कैथोड में, कैथोड क्या कर रिसीव कर रहा है,
और फिर एनोड से जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जिसके अंदर डाला गया है सोल्यूशन में, तो एनोड से क्या जा रहा है तुम्हारा आयन सब कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, नीचे ये हो रहा है, नीचे हो रहा है, और रॉड में ऊपर क्या हो रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो हो रहा है, एनोड से कैथोड हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड फ्लो होगा तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा कैथोड से एनोड फ्लो हो रहा है। तो बस वही इलेक्ट्रिसिटी तो हमें चाहिए, बात समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट कि सेल में आपको दो इलेक्ट्रोड्स दिखेंगे, एक एनोड है जो कि इलेक्ट्रॉन गिवर होता है, कैथोड तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन एनोड से मूव करते कैथोड की तरफ एक्सटर्नल सर्किट में, इसी को हम कहते हैं फ्लो इन इलेक्ट्रिसिटी, और करंट ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा होता है। एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो उसको पॉजिटिवली चार्ज आयन कहेंगे, और वो एनोड से तुम्हारा कैथोड मूव करेगा। बट इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशंस होता है उसमें देखो एनोड क्या चीज़ से बना होता है, देखो एनोड तुम्हारा लिथियम आयन बैटरी से बना होता है स्टूडेंट। वही लिथियम आयन बैटरी का मतलब है कि ग्राफाइट, पूरा ग्राफाइट से बना रहेगा, और उसके ऊपर जो कोट चढ़ा रहेगा वो कपर फोल का चढ़ा रहेगा। समझ में आ गया ना। बैटरी का काम क्या है स्टूडेंट, बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, केमिकल रिएक्शन वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में क्या है तुम्हारा लिथियम वाला आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट में लिथियम आयंस होते हैं, जानते हो कि। मगर देखो लिथियम बहुत ही अनस्टेबल होता है, लिथियम कभी भी ऐसे फ्री स्टेज में नहीं मिलता है। यदि तुमको लिथियम मिलेगा तो किसी न किसी के फॉर्म में मिलेगा, साथ में अटैच मिलेगा। इसलिए जितने भी लिथियम पाया जाता है नेचर में वो तुम्हारा क्या ऑक्सीजन के साथ पाया जाता है, इसलिए लिथियम ऑक्साइड हमें मिलता है नेचर में, समझे ना। और जो कैथोड का काम क्या है कि कितना तुम्हारा लिथियम आयन बैटरी का कितना तुम्हारा कैपेसिटी हो सकता है, कितना वोल्टेज बढ़ सकता है, वो कैथोड पे डिपेंड करता है। एनोड क्या है तुम्हारा, एनोड से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होकर कैथोड में जाता है। तो कहने का मतलब एनोड और कैथोड दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एनोड हमारा ग्राफाइट से बना रहता है, समझे, और कैथोड के बारे में बताएंगे। कैथोड भी बहुत सारी चीज़ से बना रहता है। यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, देखो यहाँ पे इस डायग्राम में बहुत क्लियर कर दिया गया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसको बहुत ज़्यादा मिनरल्स चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल व्हीकल। अब कन्वेंशनल व्हीकल में केवल कपर और मैग्नीज चाहिए होता है, समझे ना, केवल कपर और मैग्नीज चाहिए होता है। देखो वहाँ पे 22.3% है और 11.2 है। बट देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ग्राफाइट 66% चाहिए होता है, देख रहे हो ना। एनोड इतना, क्योंकि एनोड में यूज़ होगा ग्राफाइट, ठीक है। निकल भी चाहिए 39, 53 चाहिए कपर, है ना। लिथियम देखो 8 लगभग 9 चाहिए, कोबाल्ट देखो 13.3 चाहिए, मैग्नीज 24, यानी कि बहुत ज़्यादा मिनरल चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ। तो अब तुमको यदि तुमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इकोसिस्टम बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग बनाती है, सब होना चाहिए तुम्हारे पास मिनरल्स। ये तुम्हारे पास नहीं तो तुम बाहर से मंगवाओ ना, बाहर से मंगवाओ तो इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब इम्पोर्ट तुम्हारा बढ़ेगा। तो इसलिए कोशिश तो किया जा रहा है कि अब लिथियम जो मिला है, देखो लिथियम का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, देख रहे हो ना, 8.9 है, बट लिथियम का और भी जगह यूज़ है और मेडिकल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। तो देखो यहाँ पे जो एनोड है लिथियम आयन बैटरीज में, उसको ग्राफाइट चाहिए, ठीक है। ग्राफाइट के बदले में कुछ दूसरा, यानी कि ये एनोड ग्राफाइट छोड़ के दूसरा नहीं ले सकता। कहने का मतलब उसको लिथियम चाहिए। कैथोड जो कि लिथियम आयन का बना रहता है वो उसमें निकल होता है। निकल क्यों, कैथोड में निकल की ज़रूरत क्या है, यानी कि कैथोड को हाँ लिथियम आयन तो चाहिए, मगर क्या है तुम्हारा कि उसको निकल क्यों चाहिए। निकल इसलिए चाहिए ताकि हाई एनर्जी डेंसिटी मिले। क्या होता है एनर्जी डेंसिटी, मतलब अरे डेंसिटी ज़्यादा होगा तभी ना एक जगह से दूसरा जगह तक जा सकता है बिना रिचार्ज किए हुए। जैसे देखते हो मोबाइल फ़ोन तुम कैरी करते हो, यहाँ हो पटना भी जा रहे हो तो मोबाइल लेके जा रहे हो, हर समय तुमको चार्जिंग का ज़रूरत नहीं है। तो ताकि चार्जिंग कैपेसिटी उसका बढ़ा है, इसलिए हमें क्या चाहिए होता है, निकल चाहिए होता है, और एक कैथोड में अटैच होता है। देखो कोबाल्ट भाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कोबाल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक सिंपल समझो कि एनोड को बेस केवल तुम्हारा ग्राफाइट चाहिए, बाकी जितना भी जो चीज़ चाहिए वो सब तुम्हारा कैथोड को ही चाहिए। एग्जाम्पल देखो कोबाल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, क्योंकि अब हो सकता है गर्म हो जाए तो ओवर हीटिंग हो जाएगा तो पूरा ब्लास्ट कर जाएगा ना बैटरी, उसके लिए हमें कोबाल्ट चाहिए होता है ताकि जो लाइफ है उसका, जो लाइफ पीरियड है बैटरी का वो बढ़ सके। कैसे बढ़ेगा, कैथोड को यूज़ करके, क्योंकि कैथोड प्रिवेंट करता है ओवर हीटिंग ना हो। देखते हो ना कभी कभी मोबाइल चार्ज करते हो तो पूरा मोबाइल गर्म हो जाता है ना, बात समझे। ये गर्म नहीं हो, ओवर हीटिंग नहीं हो, इसके लिए हमें क्या यूज़ किया जाता है, कोबाल्ट को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड मिनरल डिमांड, देखो अब ये डिमांड बढ़ते चला जाएगा। ग्राफाइट का डिमांड 2020 में इतना था तो ये 1000 उसमें दिखाया गया तुम्हारा 1000 टन्स में, तो देख रहे हो 2030 तक कितना बढ़ जाएगा, यानी कितना लगभग तुम्हारा 1500 से भी ज़्यादा तुम्हारा परसेंटेज बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है। वहाँ पे निकल देखो लगभग 2000% बढ़ रहा है तुम्हारा मात्र 10 साल के अंदर। कॉपर देखो, कॉपर भी वही 1500 लगभग बढ़ रहा है। लिथियम भी देखो 1700% से बढ़ रहा है। कोबाल्ट भी तुम्हारा देखो 1000% से ज़्यादा बढ़ रहा है। मैग्नीज भी देखो लगभग वही है। तो कहने का मतलब क्या कि आने वाले समय में ये जो मिनरल्स तुमको दिख रहा है, ग्राफाइट, निकल, कॉपर, लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज,
ये बहुत भयानक इसका बढ़ने वाला है, डिमांड बढ़ने वाला है। समझे, बात समझ में आ रहा है ना। और इसमें यदि हमें मिल जाता है स्टूडेंट, समझो खुशी की बात है ना, क्योंकि इसका यूसेज बढ़ते चला जा रहा है। जिस हिसाब से दुनिया लोग बोल रहा है कि कार्बन न्यूट्रल बनना है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना था। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिन्यूएबल एनर्जी है, वहाँ से फॉसिल फ्यूल थोड़ी आपका कंबस होता है, पेट्रोल थोड़ी यूज़ होता है वहाँ पे। तो देखो इसलिए डिमांड इसका बढ़ते चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम समझेंगे कि आखिर कहाँ से, कौन सा कंट्री से हम इंपोर्ट करवाते हैं। देखो लिथियम तो 100% इंपोर्ट करवाते हैं। और यदि लिथियम के मामला में देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस है, देखो प्रोड्यूसर होना अलग बात है, रिजर्व होना अलग चीज़ है, दोनों में अंतर है। बात समझ में आ गया ना। प्रोड्यूसर अलग होता है, रिजर्व अलग होता है। रिजर्व के मामले में तो ABC सबसे आगे है, ABC कंट्री है ना, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली। रिजर्व के मामले में तो सबसे आगे है। बट प्रोड्यूसर के मामले में देखो सबसे फर्स्ट कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, 49% वर्ल्ड का प्रोड्यूस करता ही है। चिली देखो 22%, चाइना 17%। समझ गए ना। ग्राफाइट देखो चाइना 65% प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करना अलग बात है, रिजर्व करना अलग बात है, मैं बोल रहा हूँ बार बार। तो ग्राफाइट कौन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, चाइना 65%, ब्राज़ील 10%। और इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में, ओनली 3% करता है। चलो एक हमारे पास ग्राफाइट बस है। कोबाल्ट देखो कांगो लगभग 70% प्रोड्यूस करता है, ऑस्ट्रेलिया देखो केवल 4% करता है। तो देखो कोबाल्ट यहाँ डेमोक्रेटिक कांगो जो है कितना आगे निकल गया। मैंगनीज देखो साउथ अफ्रीका 32% प्रोड्यूस करता है। निकल देखो इंडोनेशिया लगभग तुम्हारा 33% करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि दो ही चीज़ है, इतना जो बताया गया लिथियम, ग्राफाइट, कोबाल्ट, मैंगनीज, निकल, जो कि बहुत ज़रूरत है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, उसमें से दो ही चीज़ है जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होता है। एक क्या है तुम्हारा ग्राफाइट है और एक क्या है मैंगनीज है, बाकी कोई है ही नहीं। मैंगनीज याद है ना तुम लोग को, बताए थे ना मैंगनीज कहाँ कहाँ पाया जाता है, हम लोग किए थे ना उसमें। अरे याद है तुम लोग को, अरे मिनरल्स में किए थे हम लोग, बताए थे ना। कहाँ कौन सा स्टेट में प्रेजेंट है बताओ तो मैंगनीज, बताओ तो किस लिए, कौन सा स्टेट में ज़्यादा प्रेजेंट है मैंगनीज। उड़ीसा में बहुत प्रेजेंट होगा मैंगनीज, हाँ देखना उड़ीसा में होगा, उड़ीसा में सब मिल जाता है। देखो अब 2020 का आंकड़ा दिया गया वही जो बताया गया ऊपर। देखो ऑस्ट्रेलिया लगभग वही 50% लिथियम, ग्लोबल लिथियम प्रोड्यूस कर रहा था, 65% ग्राफाइट चाइना से आ रहा था, 68% कांगो से आ रहा था एंड सो ऑन। समझ गए ना। तो थोड़ा लिथियम के बारे में देख लो। लिथियम कब डिस्कवर हुआ है, 1817 में डिस्कवर हुआ था, जॉहर ने किया था। ठीक है। अब देखो इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो लगभग तुम्हारा वाटर से हाफ है। वाटर का 1 है तो इसका 0.5 है, हाफ ही है। और इसलिए बहुत लाइटेस्ट होता है, बहुत ही तुम्हारा क्या है, हल्का रहेगा लिथियम। समझ गए ना। ये प्योर एलिमेंटल फॉर्म है, एक तुम्हारा क्या है पूरा वाइट मेटल रहता है, बट बहुत रिएक्टिव होता है। इसलिए तो ये अकेला फॉर्म में नहीं मिलता, ये ऑक्सीजन के फॉर्म में मिलता है, इसलिए ये रिएक्टिव होता है। समझे। ये केवल तुम्हारा क्या बोला कि नेवर इज फाउंड एज अ मेटल इन नेचर, मेटल के रूप में नहीं मिलेगा, वो ऑक्साइड के रूप में मिलेगा तुमको। समझे। अब देखो इसका जो एवरेज कंसंट्रेशन है वो 20 पार्ट्स पर मिलियन है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या कि इतना लेयर में रहता है, बट 20 ppm का तुमको अर्थ क्रस्ट से मिलता है तो वो वाइबल नहीं है, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बार देखेंगे जो रिजर्व हमको कश्मीर में मिला है ना, वो 550 ppm से भी ऊपर है। वाइबल के लिए देखो निकालने के लिए जरूरी है, बढ़िया सुनो ये सभी चीज़, ये पार्ट्स पर मिलियन का कुछ सिग्निफिकेंस है। 20 ppm का मतलब है कि लेयर बहुत छोटा है, आप समझे ना, उसको वाइबल नहीं है, उसको निकालना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है, निकाल नहीं सकते हो तुम, निकालोगे ज़्यादा पैसा खर्च होगा, फायदा नहीं होगा। अभी जो कश्मीर में मिला है उसका 550 प्लस ppm है, और निकालने के लिए कम से कम क्राइटेरिया चाहिए 250 ppm का, तो उससे तो कई गुना ज़्यादा ऊपर का है हमारा ppm। और 20 ppm नॉर्मली डिपॉजिट रहता है, अब जहाँ 250 हो 450 हो तो उसको निकालना बहुत आसान हो जाता है। समझे, इसलिए दिया गया है। देखो यहाँ पे इट इज़ अ मोर अबंडेंट दैन सम ऑफ द बेटर। देखो लिथियम तो ज़्यादा मिलता है, टीन और सिल्वर कंपेयर में ज़्यादा डिपॉजिट है। तो ये सॉफ्ट लाइट मेटल है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, रिचार्जेबल बैटरी में भी होता है, कंप्यूटर के लिए, सेलफोन के लिए और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। समझ गए ना। आगे देखो आखिर लिथियम आयन बैटरीज क्यों ज़्यादातर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ करते हैं स्टूडेंट, आखिर क्या रीज़न है समझो। यहाँ पे देखो आखिर लिथियम आयन बैटरी क्यों, अब दूसरा बैटरी नहीं है क्या, दूसरा बैटरी भी तो विकल्प है, तो दूसरा बैटरी क्यों नहीं यूज़ करता है, आखिर हम लिथियम आयन बैटरी ही क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे समझो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी अवेलेबल है मार्केट में, है ना। उसमें एक लिथियम आयन बैटरी भी है, सॉलिड स्टेट बैटरी भी है, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी भी है, लीड एसिड बैटरी भी है, अलग अलग टाइप का बैटरी है कहने का मतलब। और उसके बाद भी हम क्या करते हैं, लिथियम आयन बैटरी का ज़्यादा यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इसका कारण क्या है, हाई एनर्जी पर यूनिट मास, यानी कि हाई एनर्जी डेंसिटी। कहने का मतलब ये हुआ हाई एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या कि छोटा एरिया में, सुनो बाबू एकदम छोटा है, देखता है इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत छोटा है मगर वो बहुत एनर्जी कैरी कर सकता है, बात समझा, उसी का हाई एनर्जी डेंसिटी कहते हैं।
कि छोटा कंपार्टमेंट है, उसमें इतना एनर्जी है कि तुम यहाँ से चला गया बहुत दूर तक, फिर भी तुम्हारा एनर्जी उसके अंदर बना हुआ है। इसी रीजन से हम लिथियम आयन बैटरी का ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। देखो इसमें तुम्हारा हाई, वही बताएगा, हाई पावर टू वेट रेशियो, यानी कि वेट कम है, पावर ज़्यादा है उसके अंदर, हाई एनर्जी एफिशिएंसी है, बहुत लंबा समय तक तुम्हारा एनर्जी देते रहेगा, गुड हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस, यानी कि टेम्परेचर बढ़ भी जाए, गर्म भी हो जाए तो उसके बाद भी बहुत अच्छा काम करता है, और लो सेल्फ डिस्चार्ज। देखते हो ना, मोबाइल ऐसे रख दोगे तो डिस्चार्ज हो जाता है ना, मोबाइल खुद भी सेल्फ डिस्चार्ज होता है कि नहीं होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। अभी 50% रख दो, 25% हो जाएगा कुछ समय बाद। तो इसमें बोल रहा है कि सेल्फ जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत कम होता है इसमें, और बाकी बैटरी सब में सेल्फ डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब रीजन के वजह से ना लिथियम आयन बैटरी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब देखो ज़्यादातर लिथियम आयन बैटरी में जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो सर्कुलर इकोनॉमी, यानी कि वो रिसाइकल किया जा सकता है, बात समझे, और इसका बहुत फायदा होता है। लिथियम आयन बैटरी बहुत जगह अलग अलग केमिस्ट्रीज में यूज़ है, अलग अलग केमिस्ट्री मतलब अलग अलग कम्बिनेशन में तुम्हारा यूज़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है, अलग अलग तरीके से यूज़ हो सकता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो जा ही रहा है, मतलब हो ही रहा है, और यदि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस दृष्टिकोण से हो तो आने वाले समय में जो लिथियम आयन बैटरी इतना महंगा होता है वो भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितना होगा उतना ही तुम्हारा सस्ता हो जाएगा दाम, है ना। जैसे बैटरी सेल का देख रहे हो ना, सोलर सेल का कितना कम सस्ता हुआ, उस तरह इसका भी हो जाएगा। होप तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता तुम्हारा दूसरा भी है। तो देखो ये सेम सिलेबस है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में ही आया था 10 फरवरी को। ये समझो उस समय जो G3 बोले थे ना तुम लोग को कि G3 वाला पाया गया, देखो उसमें कश्मीर का खाली पाया गया वो बोल दिया गया है, बाकी कुछ चर्चा नहीं किया। बाकी चर्चा सब क्या हुआ तुम्हारा, लिथियम आयन बैटरी रिलेटेड टू ई व्हीकल्स, उसका चर्चा हुआ। अब इसमें देखो कोर चर्चा वही होगा कि जो माता वैष्णो देवी श्राइन है ना कश्मीर में, उसके पास पाया गया है, ठीक है, वही सलाल विलेज में, रेजी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर का। इतना ज़्यादा टन पाए गए, 5.9 बोल रहे थे। वही देखो नॉर्मल गेट जो बोल रहे थे ना, नॉर्मल गेट कितना होना चाहिए, 220 ppm का होना चाहिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए। देखो ये हमारा क्या 500 प्लस ppm का है, यानी कि हम बढ़िया से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कितना स्टॉक पाइल है, 5.9 मिलियन है, यानी कि इंडिया तो ऐसे चाइना को सरपास कर देगा इस समय, जिस हिसाब से रिजर्व है हमारा। देखो इसका ना अलग अलग स्टेज होता है, जैसे मैंने कहा है कि 4 स्टेज होते हैं एक्सप्लोरेशन का। पहला स्टेज देखो जो G4 है, इसका मतलब रिकॉग्निशंस, यानी कि अभी निकालना मुश्किल है, अंदर छुपा हुआ है। उसके बाद G3 क्या है तुम्हारा, प्रीलिमिनरी एक्सप्लोरेशन, यानी कि अभी जस्ट एक्सप्लोर हुआ ही है। उसके बाद जनरल एक्सप्लोरेशन, उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन क्या है, G1 का मतलब है डिटेल एक्सप्लोरेशन, यानी कि एक्सप्लोरेशन पूरा कर रहे हो, निकाल रहे हो। तो अभी कौन सा स्टेज में हम लोग, G3 में है। अब G3 में यदि हम कोलैबोरेट कर दे सबसे तो जनरल एक्सप्लोरेशन होगा, और जनरल एक्सप्लोरेशन से आगे जाएगा डिटेल एक्सप्लोरेशन, जहाँ पे पूरा हम निकालेंगे और हम जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अच्छी बात है कि G4 स्टेज में नहीं है। G4 मतलब वो पूरा सटा हुआ, वो निकलना मुश्किल है। अब देखो यहाँ पे याद करो, डू नॉट फॉरगेट द लिथियम ट्रायंगल, है ना, ABC तुम लोगों को पता है। सेंटियागो देखो वहाँ पे, सुक्रू देखो वहाँ पे, है ना, अर्जेंटीना भी देखो। तो अब इस चीज़ को समझना होगा तुमको, प्रोड्यूसर कुछ और होता है ना, बताए थे ना, प्रोड्यूसर का मतलब कुछ और है, रिजर्व का मतलब कुछ और है। यदि हम रिजर्व का बात करेंगे तो अनडाउटली लिथियम में ABC बहुत आगे है ना। मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड जो लिथियम रिजर्व्स है तुम्हारा, वो तुमको बोल्विया में मिलेगा, चिली में मिलेगा, अर्जेंटीना में मिलेगा अनडाउटली। बट जो बोल्विया में जो पाया जा रहा है ना, वो अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ, वो रिजर्व फॉर्म में ही है, और इसलिए चाइना इसके साथ वो किया है, अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। चाइना आके एक्सप्लोर करेगा यहाँ पे। देख रहे हो ना सब कंट्री क्या कर रहा है, सब कंट्री बाइनोकुलर लेके ढूंढ रहा है कहाँ कहाँ रिजर्व है, जल्दी जाए, क्योंकि देख रहे हो ना 2030 तक क्या डिमांड होगा इसका। तो यहाँ पे देखो बोल्विया के पास कहा जाता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स होगा, बट वो अभी ट्रैप्ड है, अभी उसको एक्सकेवेट नहीं किया, क्योंकि वो उतना डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना, टेक्नोलॉजी नहीं बना कि उसको एक्सकेवेट कर दे, इसलिए वो रिजर्व स्टेज में है। इसलिए बोल्विया को ना अभी न्यूज़पेपर में आता है तो बोल्विया को कोई रैंक नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उसको रिजर्व है, वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए तुमको कहीं भी प्रोडक्शन में अभी नजर आया क्या लिथियम, बोल्विया कहीं पर नजर आया तुमको लिथियम में, केवल तुमको ऑस्ट्रेलिया सभी नजर आ रहा था। इसी रीजन से रिजर्व होने के बाद भी उस संख्या बल में बहुत पीछे है। क्यों पीछे है, क्योंकि वो रिजर्व है, निकला नहीं है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है निकालने के लिए, इसलिए चाइना समझौता किया है इसके साथ। आगे देखो यहाँ पे देखो फिगर में दिया, यही फिगर में दिया गया कि यदि इंडिया का हो जाए, देख रहे हो ठीक हम कितना पीछे आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को पास कर देंगे ना लिथियम डिपॉजिट्स में, देख रहे हो ना, चाइना से ऊपर, चाइना के पास तो 1.5 ही है, देखो इंडिया 5.9 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, बस हम चिली के पीछे रहेंगे। अब यहाँ पे देखो, बट जो दिया जाता है कि ज़्यादातर रिजर्व कंसंट्रेटेड है लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बोल्विया नहीं दिया गया है,
भोलबिया जानबूझ के नहीं दिया है क्योंकि भोलबिया दबा हुआ है, तो भोलबिया में भी कोई एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा था। देखो इसमें देख सकते हो कि लिथियम रिजर्व सब जरा कहाँ पे है, तो भोलबिया नहीं दिया गया, समझ गए ना, भोलबिया जानबूझ के नहीं दिया गया। चिली देखो सबसे ज़्यादा है, अब इंडिया करता है तो यहीं पे आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ देगा, देख रहे हो ना, इसलिए 5.7 है। और इंडिया देखो कितना निकल जाएगा, 5.9 मिलियन मेट्रिक टन निकल जाएगा, तो आगे बढ़ जाएगा। देखो चाइना 1.5 है, तो उससे कहीं आगे निकल जाएंगे। क्या क्या टेक्नोलॉजी है, नीचे देखो क्या क्या टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से तुम्हारा लिथियम रिकवरी हो सकता है। तो मैंने पहले ही कह दिया कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस, जहाँ पे सरफेस वो अटैच हो जाएगा। बाकी जो आयन एक्सचेंज और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है ये अभी प्री कॉमर्शियल है, इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, अभी ये रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर। मगर जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है इसी की वजह से अभी ज़्यादातर निकलता है, ज़्यादातर तुम्हारा लिथियम यही निकलता है, ये अभी कॉमर्शियली वायबल है। अब देखो लिथियम डिड नॉट नेचुरली फॉर्म, देखो अभी गजब बात है ना, अभी जस्ट बोला है कि टीन और सिल्वर कंपेरिजन में लिथियम ज़्यादा पाया जाता है, मगर नेचुरली कभी हिस्सा नहीं रहा है, ये अर्थ का पार्ट ही नहीं है, ये कहीं तुम्हारा बिग बैंग थ्योरी हुआ होगा, नोवा हुआ फूटा होगा तो उसी का आया होगा, ऐसा लोग साइंटिस्ट कहते हैं। देखो अभी हमारे पास कहा जाए तो देखो इसका मतलब ये नहीं कि हम इंडिया में पहले फॉर्म नहीं हुआ था, इंडिया में देखो बहुत कम मिला था, कह सकते हो लगभग 1500 टन लिथियम रिजर्व्स हमें मिला था कर्नाटका का माडेयार डिस्ट्रिक्ट में भी, बट वो क्या है कमर्शियली वायबल नहीं था और उसका पीपीएम भी उतना स्ट्रांग नहीं था, तो उसको निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है, बस न्यूज़ में रहा वो। लिथियम बोला कि नेचुरली प्लैनेट बढ़ ही नहीं सकता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये कॉस्मिक एलिमेंट यानी कि ऊपर से टूट के आया है नीचे, जब नोवा एक्सप्लोड हुआ था, यानी कि स्टेलर एक्सप्लोजन मतलब क्या है, जो स्टार सब का एक्सप्लोजन हुआ था तब आया था, वही नोवा का जब एक्सप्लोजन हुआ तब आया था। नासा ने ये बताया है कि जब बिग बैंग हुआ होगा, बिग बैंग समझ रहे हो ना, जब स्टार्टिंग पॉइंट था गैलेक्सी का, ये यूनिवर्स का, तो उस समय लिथियम तुम्हारा इनिशियल स्टेज में थे, लिथियम का फॉर्मेशन, बट बाद में बहुत सारे लिथियम फॉर्म हुए हैं, जैसे नोवा वगैरह एक्सप्लोड किया है तब। तो 2019 में नोबेल प्राइज भी इसीलिए दिया गया था केमिस्ट्री में, क्योंकि उस साइंटिस्ट ने देखो लिथियम आयन बैटरी पे काम किया था। देखो अभी देखो इस साइंटिस्ट की वजह से अभी तक पूरा दुनिया मजे में है, तो उस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था 2019 में, देख रहे हो ना। तो उन्होंने क्या किया था कि लिथियम आयन बैटरी बनाया था, इसलिए दिया, काम किया था उनके ऊपर। और उसके बाद देखो भारत तो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना में डिपेंडेंट है लिथियम इंपोर्ट्स का, यानी कि लिथियम तुम्हारे पास जीरो है, अभी दिखाया गया था ना, रिजर्व होने के बाद कहीं पे हमारा आशा आया है। देखो चाइना, जस्ट मैंने कहा ना कि चाइना ने $1 बिलियन का डील साइन किया है बोलबिया के लिए, क्योंकि बोलबिया में बहुत छुपा हुआ है, तो करेगा। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखो कि क्रूशियल मिनरल्स हमें कितना चाहिए, यानी कि 500% और बढ़ाना होगा, इस तरह का जो एक्सप्लोरेशन जो यूज़ कर रहे हैं उसके कंपेयर में अभी आपको 500 टाइम्स और ज़्यादा बढ़ाना होगा, तब जाके जो क्लाइमेट चेंज से आप लड़ सकोगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना होगा, उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, इसलिए बहुत रिसर्च चल रहा है दुनिया में। आगे देखो लिथियम क्या है तुम्हारा, लिथियम का बहुत एप्लीकेशन है। अब तुमको लिथियम तो लगा एक केवल, शुरू में ही बोल देते बाइपोलर डिजीज के लिए यूज़ होता है ये लिथियम, भले ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बात हो, बट लिथियम का यूज़ और भी बहुत सारा जगह पे है स्टूडेंट, और यहाँ पे तुम लोग को मैथ द कलम में पूछ लेगा ये चीज़ कि लिथियम का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देखो पहला यूज़ है तुम्हारा कि जितने भी जो ग्लासेस और सेरेमिक्स चीज़ है, अब ये सब चीज़ क्या है, देखो स्ट्रॉन्ग हीट दोगे ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सब टूट जाता है, ठीक है, बट लिथियम यदि अटैच हो इसमें, क्या बाबू पिक्चर आ गया, सही जगह खोल के बैठी हो ना, हाँ वेरी गुड, पता भी नहीं चलता आगे निकल जाते, इसलिए रेडी रहना वहाँ पर अच्छे से। लिथियम को ग्लासेस में ऐड किया जाता है ताकि उसका स्ट्रेंथ बढ़ सके और वो टेम्परेचर को सह सके। यदि लिथियम अटैच नहीं करेंगे ग्लासेस और सेरेमिक के साथ तो वो बस्ट हो जाएगा, ग्लास व्लास टूट जाएगा, समझ गए ना। बट लिथियम यदि अटैच कर दे तो ग्लास नहीं टूटेगा, बहुत लंबा टेम्परेचर को वो सह सकता है, बहुत बड़ा टेम्परेचर को भी वो विथस्टैंड कर सकता है, बात समझे। हाँ ग्रीस में भी, लुब्रिकेंट्स में भी यूज़ होता है। देखो ये एलॉयड एल्यूमिनियम और कपर के साथ भी लगाया जाता है ताकि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स तैयार हो, ठीक है। लिथियम का यूज़ और भी है, साइकेट्रिक मेडिकेशंस के लिए है, अभी जैसे बोले ना बाइपोलर डिजीज के लिए भी हो सकता है, और भी जगह जैसे न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी बना सकते हो तुम। 2015 में क्या पाया गया था कि 30% लिथियम डिमांड तो केवल बैटरी के लिए है, ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे सेरेमिक और ग्लासेस के लिए 35% था उस समय 2015 में, ठीक है। मेटलॉजिकल पाउडर पॉलीमर्स इसके लिए लगभग 35% डिमांड था। अभी देखो बोला जा रहा है कि 2030 तक केवल बैटरी के लिए ही तुम्हारा 95% डिमांड हो जाएगा। तो व्हाट अबाउट द ग्लासेस, व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स। तो कहने का मतलब क्या कि लिथियम प्रोडक्शन बहुत ढेर सारा होने वाला है स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है, क्योंकि 2030 तक केवल 90, अभी देख रहे हो 35 उधर जा रहा है, 35 उधर जा रहा है, 35 उधर जा रहा है, आने वाले 2030 तक क्या हो जाएगा कि खाली 95% यानी कि पूरा 100% ही कह सकते हो खाली लिथियम आयन बैटरी में यूज़ हो रहा होगा। तो व्हाट अबाउट द रेस्ट, इसका मतलब एक्सप्लोरेशन जल्दी करो क्योंकि बहुत ज़्यादा नीड है।
और देखा जो कंट्री के पास होगा ये व्यवस्था, जो कंट्री इस टेक्नोलॉजी में माहिर होगा वो कंट्री आगे निकल जाएगा ना। बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी, देखो ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है सब कंट्री को। जैसे सेमीकंडक्टर के दौर में कितना चाइना आगे निकल गया है ना। अभी इंडस्ट्री 4.0 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया ऐसा बैठे रहेगा फिर पीछे चला जाएगा। जैसे सेमीकंडक्टर में पीछे चले गए ना हम लोग, सेमीकंडक्टर के दौर में बहुत पीछे चले गए। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसलिए हम खुश हो रहे हैं कि हमारे पास लिथियम रिजर्व्स मिला है। यहाँ पे देखो देयर आर ऑल्सो, देखो इन्वायरमेंट कंसर्न से भी रिलेटेड है तुम्हारा। अब देखो माइनिंग बट देखो प्रॉब्लम है, अब ऐसा नहीं कि लिथियम रोजी पिक्चर है। लिथियम माइनिंग तुम्हारा कभी भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं हो सकता, क्योंकि लिथियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा पानी लगता है। इसलिए स्टूडेंट अभी अर्जेंटीना में ना बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, बोला कि नो आप तो हमारा नेचुरल रिसोर्स खाए जा रहे हो, पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। तो लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने में पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। याद करो कोल बेड मिथाइल में भी पानी का यूज़ हो रहा था ना, बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे भी वही है। देखो यहाँ पे लिथियम हार्ड रॉक से निकाला जाता है, अंडरग्राउंड से निकाला जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना में ये सब चीज़ हो रहा होता है। माइनिंग के बाद ये तुम्हारा फॉसिल फ्यूल के साथ रोस्ट किया जाता है, जलाया जाता है। जब जलाओगे तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो वहाँ दिक्कत है। अब तुम वाटर यूज़ कर रहे हो उसको निकालने के लिए, तो वो भी दिक्कत है, लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं अर्जेंटीना में। आगे देखो अब यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा कि देखो अब सीधा रिसेंट ग्लोबल डेवलपमेंट, दुनिया में क्या हुआ, बहुत तेज़ी से इंगेजमेंट हो रहा है एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में। जैसे देखो जापानीज कंपनी बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान में हम जा रहे हैं माइनिंग प्रोजेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसको चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम चाइना पे अब डिपेंडेंस होना नहीं चाहिए, चाइना से भागना चाहता है। चाइना 1+1 पॉलिसी जानते हो तुम लोग। 2018 में देखो दिसंबर में जो ऑस्ट्रेलिया का संस्था है यूएस का है, वो बोला कि ठीक है हम दोनों काम करना चाहेंगे क्रिटिकल मिनरल इश्यूज़ पे। जापान और यूएस ने एक तुम्हारा ये दोनों क्या कर रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है एक दूसरे से, कि ताकि रेयर अर्थ मेटल्स पे खोज हो सके और हम चाइना का जो डिपेंडेंसी है उस पर हम बाहर निकल सके। कुछ साल पहले देखो ऑस्ट्रेलिया और यूएस तुम्हारा क्या है, दोनों साइन किया है तुम्हारा कि और क्रिटिकल मिनरल रिजर्व से उसके बारे में और समझेगा और इससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो साफ साफ है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ ये दिख रहा है हमें कि पूरा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन तगड़ा है। हाँ तो ये पहले बता चुका था डिपॉजिट क्या हुआ नहीं है, तो यही तो बोल रहे हैं कि कई न्यूज़पेपर में नहीं है, इसलिए तो पहले बोल दिया तुमको। रिजर्व होने के बाद भी नाम नहीं है, क्योंकि वो बहुत अनवाइबल है, निकाला नहीं जा सकता, इसलिए नहीं दिया गया है। यदि रिजर्व दिया है तो ये निकालने का चांसेस है यहाँ पे, बोले तो है तुमको वहाँ पे। तो वाट इंडिया, अब इंडिया को क्या करना चाहिए इस घड़ी में? बिल्कुल इंडिया को भी करना चाहिए जापान की तरह, यूएस की तरह, लाइक माइंडेड कंट्री से कोलैबोरेट करना चाहिए, है ना। अब जैसे हमको मिला G3 वाला स्टेज में मिला कि नहीं मिला, जब G3 स्टेज में मिला जल्दी से बुलाओ यूएस को, जल्दी कोलैबोरेट करो, यही करना चाहिए हमें, देखना चाहिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखना चाहिए हमें, पार्टनरशिप करना चाहिए जॉइंट एक्सप्लोरेशन में। हमें चाहिए कि क्वाड जैसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे लाइक माइंडेड कंट्री हो, डेमोक्रेसी हो, सबको साथ हो एक साथ में। नहीं तो अब क्योंकि अभी चाइना प्लस वन पॉलिसी चला है, चाइना से हमें विन अवे होना है। इसमें भी देखते हो चाइना कितना माहिर है, चाइना इसमें भी है, तो इसलिए हमें ये सब काम करना होगा। दैट्स इट, आगे बढ़ जाओ स्टूडेंट। अब ये 39 है, ठीक है। यहाँ पे देखो इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये हिंदू पेपर 13 फरवरी को आया था। हिंडनबर्ग रिसर्च जान रहे हो ना तुम लोग, क्या हुआ था अडानी ग्रुप का, है ना। उसमें क्या था, आरोप लगा था कि अडानी ग्रुप अपने परिवार का इसका बहुत सारा शेयर लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे समझो, इसमें तुम फ्री फ्लोट समझोगे। बाबू फ्री फ्लोट समझना बहुत टेढ़ा कीर है, मत समझने का प्रयास करो। देखो कभी भी किसी का शेयर लगता है ना, जैसे मानो कि 100 शेयर्स, लेट से अडानी का 100 शेयर है, बढ़िया समझो। अडानी का 100 शेयर है, तो उसने क्या किया कि कुछ शेयर अपने अंदर रखा। लेट से उसने 50 शेयर रखा, 50 शेयर रखा और बोला कि 50 शेयर वो क्या कर रहा है, लोग को दे रहा है, लोग को दे रहा है। तो 50 शेयर में हुआ, 50 शेयर उसका अपना है। लेट से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 शेयर उसका अपना है और 50 शेयर उसने दे दिया। तो कुछ शेयर तुम्हारा खरीदा, सरकार भी खरीद सकती है उस चीज़ को। लेट से 10% तुम्हारा गवर्नमेंट एजेंसी खरीद लिया, 10% नहीं, 10 शेयर खरीद लिया, 10 तुम्हारा बैंक खरीद लिया, बचा कितना, 30। अब 30 में देखने को लगेगा कि 30 आदमी लोग खरीद रहा है। भाई यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, वो 30 में भी इसका अपना ही गोतिया लोग खरीद रहा है। जब अपना गोतिया लोग खरीदेगा इसका, तो दिक्कत पता है क्या होगा, प्राइस मैनिपुलेशन का दिक्कत हो जाएगा कि कितना उसको प्राइस रियल में मिलना चाहिए। और इसलिए कहा जाता है कि फ्री फ्लोट होना जरूरी है। फ्री फ्लोट मतलब जो आपने पब्लिक को हवाले कर दिया, वो जितना हो उतना बेटर है। वो इसलिए बेटर है कि उसे लिक्विडिटी बना रहेगा मार्केट में, शेयर मार्केट में। नंबर 1 फ्री फ्लोट होना जरूरी है। फ्री फ्लोट मतलब ये जो 50 जो छोड़े हैं ना, वो 50 में उसका गोतिया नहीं होना चाहिए, ये पूरा फ्री मार्केट होना चाहिए, जो कि पूरी तरीके से कोई भी आदमी आगे खरीद सकता है, कोई भी सेकेंडरी मार्केट में बेच सकता है, ये वाला प्रावधान होना चाहिए। बट जो अभी अडानी ग्रुप पे जो आरोप लगा है कि ये फ्री फ्लोट को उल्लंघन किया, इसका सेल कंपनी दुनिया भर का है बाहर, और इस सेल कंपनी में इसका अपना गोतिया लोग ही भरा हुआ है, बात समझे ना। और ये फ्री अपना जो इसका बॉन्ड है वो फ्री फ्लोट नहीं है,
इसमें भी इसने अपने फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड किया है। और जो मिनिमम जो सेबी बोलती है कम से कम 25% फ्री फ्लोट होना चाहिए, कि 100 में कम से कम 25% फ्री फ्लोट होना चाहिए, वो भी नहीं है इसका, वो चीज़ का भी उल्लंघन किया है इसने। तो अब इस चीज़ को लेकर खलबली मच गया। और जो वर्ल्ड में जो शेयर मार्केट को लेकर जो इंडिसेस प्रेजेंट करता है उसने बहुत बैड पिक्चर दे दिया इसके बारे में। तो कहने का मतलब क्या कि आने वाले समय में ना इसका स्थिति और खराब होने वाला है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से बहुत बड़ा तंत्र जग गया, बात समझे। और ये तो काम था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को कि आके बात करता, पिछले बार किए थे ना हम लोग बात। तो देखो यहाँ पे समझो कि रिसेंट डिसीजन क्या हुआ MSCI का। MSCI मतलब मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, इसका काम है ये ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर है, यानी कि ग्लोबली ये शेयर मार्केट के बारे में बोलता है कौन सा कंपनी कितना काम कर रहा है, ये काम है इसका। तो इसने बोला ये फाइनेंशियल मार्केट पे बात सुनाता है। इसने कहा कि देखिए कि जो अडानी ग्रुप कंपनी है इसने क्या किया, फ्री फ्लोट वाला चीज़ रिड्यूस किया है, जो कि गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्री फ्लोट बता दिया ना, कम से कम इतना इतना % होना ही चाहिए। अब फ्री फ्लोट यदि ज़्यादा होगा तो लिक्विडिटी बढ़ा रहेगा, लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है, लिक्विडिटी मतलब पैसा होना बहुत जरूरी है शेयर मार्केट में। और दूसरी चीज़ क्या है कि प्राइस मैनिपुलेशन नहीं होगा, लिक्विडिटी जितना ज़्यादा होगा, फ्री फ्लोट जितना होगा उतना तुम्हारा क्या होगा, मैनिपुलेशन होने का काम चांस रहेगा। बट यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहा है ये लोग, तो ऐसा तुम्हारा ये मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल बोला है। और देखो इसने क्या किया है गुस्से से, देखो इसने बोला है कि कंपनीज हैड कंबाइंड 0.4 वेटेज, यानी कि अब देखो इसका काम होता है कि सबको वेटेज देना, कि इस कंपनी को इतना वेटेज देना, इतना वेटेज देना, उतना वेटेज देना। अब जितना ये अच्छा वेटेज देगा उतना ही तुम्हारा शेयर खरीदता है। तो देखो ये बोला है कि हम डिसीजन लेंगे और घटा देंगे इसका, यानी कि इसका वेटेज हम कम दे देंगे। अब जब इसका वेटेज कम दे देंगे तो पूरा अडानी ग्रुप का जो है जो इज्जत है, स्टेटस है, वो गिर जाएगा। की बार में कि बोला कि हम रिवाइज करेंगे वेटेज को रिवाइज करने का मतलब क्या है कि अडानी ग्रुप जैसा कंपनी जो फ्री फ्लोट नहीं कर रहा है, बॉन्ड को नहीं बेच रहा है, मतलब उसका जो भी शेयर है फ्री फ्लोट से नहीं बेच रहा है, उसका वेटेज कम दे दिया जाएगा। तो देखो वही बोला डिसीजन फॉलोज MS डिसीजन टू रिव्यू द फ्री, बोला ना फ्री फ्लो स्टेटस चेक करेंगे कंपनी का, ठीक है। तो इन क्लियर टर्म कहा जाए तो MSC सेड इट विल चेंज, बोला कि हम अपना वेटेज वाला चीज़ हम चेंज करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं कितना शेयर आप फ्री फ्लोट बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो। यदि नहीं बेच रहे हो तो वेटेज कम दे देंगे, वेटेज कम दे देंगे तो आपका हालत खराब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि देखो शेयर मार्केट पूरा ट्रस्ट पे चलता है स्टूडेंट, शेयर मार्केट पूरा ट्रस्ट पे चलता है। शेयर मार्केट में तुम कुछ भी गलत करते हो तो तुम्हारा शेयर एक ही बार में खत्म हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक का मनी है, वो पब्लिक मनी कहाँ लगाना चाहेगा, जहाँ पे उसको फायदा हो। और पता चला कि तुम जिस कंपनी में लगा रहे हो वो तुम्हारा धांधलीबाजी कर रहा है, तो काहे लगाएगा तुम। और इस तरह यदि MSCI यदि इस तरह का रिपोर्ट दे और बोले कि हम आपका वेटेज घटा देंगे, आपका फ्री फ्लोट बॉन्ड चेक करेंगे, फ्री फ्लोट शेयर चेक करेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा संकट का बात। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया स्टूडेंट। देखो हिंडनबर्ग रिसर्च, देखो जैसे हिंडनबर्ग रिसर्च में तो ये बताया गया कि सेल कंपनी बहुत ज़्यादा है अडानी का, सेल कंपनी समझ रहे हो ऑन द पेपर। कल भी इसके बारे में चर्चा हुआ था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बोला है कि अडानी ग्रुप का 38 सेल कंपनी है, बात समझो। कुछ मॉरिशस में है, कुछ तुम्हारा ब्रास प्लेट इंटिटीज है। ब्रास प्लेट मतलब क्या, केवल झूठ मूठ का वहाँ बोर्ड बना है, वहाँ पे 1-2 डायरेक्टर बना है, काम नहीं हो रहा, वो भी सेल कंपनी ही होता है। ऐसा सिप्रस में है, UAE में, सिंगापुर में, कैरिबियन में, कल बताए थे टैक्स हेवन कंट्री तुम लोग को, वही सब चीज़ तो है। इतना सेल कंपनी प्रेजेंट है वर्ल्ड में, जहाँ पे राउंड ट्रिपिंग हो रहा है, ब्लैक मनी फिर से इंडिया में आ रहा है। अब ब्लैक मनी कैसे आता है तो कल शाम क्लास में बता चुके हैं कैसे किस तरह आता है। और ये तुम्हारा सब अनलिस्टेड कंपनी में जा रहा है। लिस्टेड कंपनी में क्या होता है लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है जो सेबी के साथ रेगुलेट हो, अनलिस्टेड मतलब जो सेबी के साथ रेगुलेटेड ना हो। अनलिस्टेड कंपनी कभी भी ट्रेड नहीं कर सकता है शेयर मार्केट में, बट लिस्टेड कंपनी क्या कर सकता है, शेयर ट्रेड कर सकता है। समझ में आ रहा है ना। लिस्टेड कंपनी इंपॉर्टेंट है बाबू, प्राइवेट लिस्टेड कंपनी होता है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी होता है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है तुम्हारा, जिसमें पब्लिक का मनी लगा हो और वो शेयर मार्केट में प्रेजेंट है। प्राइवेट लिस्टेड कंपनी मतलब जिसमें प्राइवेट का हो बट लिस्टेड हो, शेयर मार्केट में प्रेजेंट है। बट जो प्राइवेट होता है वो अनलिस्टेड भी हो सकता है, अनलिस्टेड मतलब शेयर मार्केट में उसका नहीं है, सेबी उसको रेगुलेट नहीं करेगा, समझो। और इसलिए वहां पे पैसा लोग ज्यादा नहीं लगाता है। प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनी में शेयर ही नहीं खरीदता है लोग, क्यों खरीदेगा, डर है, और शेयर बेचता भी नहीं, वो आराम से अपना रखता है। बट प्राइवेट लिस्टेड कंपनी में शेयर बेच सकता है। तो लिस्टेड और अनलिस्टेड का मतलब होता है जी, ठीक है। देखो अब सेबी वही बोला कि सेबी ने बोला है कि ठीक है हम देख रहे हैं इस चीज़ को कि जितने भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं उसका हम डिटेल्स देखेंगे कि कितना ये फ्लोट कर रहा है, नहीं कर रहा है, सेल कंपनी है या नहीं है, उस चीज़ के बारे में बात हुआ है। आगे देखो फ्री फ्लोट क्या समझते हो, देखो लिखा गया है फ्री फ्लोट का मतलब कोई भी लिस्टेड कंपनी जो शेयर अपना बेचता है ना, शेयर होल्डर्स, तो उसमें क्या क्या प्रोमोटर ग्रुप होता है। जैसे अडानी प्रोमोटर ग्रुप का अपना कुछ शेयर होगा, किस लिए तुम समझ रहे हो ना चीज़ों को। जैसे कि तुम्हारा प्रोमोटर ग्रुप हुआ, प्रोमोटर ग्रुप का मतलब क्या है कि अडानी ग्रुप लेट से वो प्रोमोटर है, उसका कुछ रहेगा। FPI होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा, बाहर जो आएगा ना, जो सेबी के साथ रेगुलेट करवाएगा,
ये हो गया डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड होगा, तुम्हारे जैसा मेरा जैसा आदमी उसमें इन्वेस्ट करेगा। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वाले लोग भी हो सकते हैं और स्मॉल शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। तो इतने लोग क्या होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे किसी भी शेयर का, और उसमें जो प्रोमोटर होगा उसका ज़्यादा होगा। तो चलो 100 शेयर लेते हैं, 100 में 50 रखे हो, 50 दो उधर, या 25 कम से कम दो। सेबी ने कहा कम से कम 25% आपका फ्री फ्लोट होना चाहिए। मैं दिक्कत क्या है पता है, ये लोग कह तो देगा कि 25 नहीं, हमारे पास 50 हम फ्री फ्लोट है, 50 में सब गोतिया लोग भरा हुआ है उसका, और पता चलता है कि केवल 10 ही 15 ही छोड़ा है उसने, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको फ्री फ्लोट बॉन्ड और फ्री फ्लोट शेयर छोड़ना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे फ्री फ्लोट कंपनी का मतलब क्या है कि जो वो शेयर जो कि स्टॉक मार्केट के लिए अवेलेबल हो, जहाँ पे बाकी शेयर होल्डर, रिटेल शेयर होल्डर, म्यूचुअल फंड वाले लोग सब लगा सके, समझे ना, पीपल हेल्ड कर सके, यानी कि प्रोमोटर और शेयर होल्डर को छोड़ के जितने भी शेयर होते हैं वो सब तुम्हारा फ्री फ्लोट शेयर कहलाता है। तो यानी कि क्लियर टर्म में दिया गया है स्टूडेंट की फ्री फ्लोट का मतलब वो शेयर जो कि तुम्हारा स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए दिया गया हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जितना ज़्यादा होगा उतना लिक्विडिटी होगा, जितना लिक्विडिटी होगा उतना ही तुम्हारा करेंसी मैनिपुलेशन कम होगा। अब करेंसी मैनिपुलेशन की बात हम क्यों इतना कर रहे हैं, ऐसे मान लो कि 100 शेयर है, 100 शेयर में 70-80 शेयर तुम्हारा प्रोमोटर का ही रहेगा, तो आराम से करेंसी मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि उसका अपना गोतिया है, कम हो ज़्यादा हो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस कैपिटल मार्केट में। तो आपको कम से कम सेबी का भी गाइडलाइंस आया है, सेबी ने कहा है कम से कम 25% आपका फ्री फ्लोट होना चाहिए। देखो आगे क्या है, देखो सेबी ने बोला है कि 25% आपका पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए। देखो वही बात है, कोई भी लिस्टेड कंपनी हो कम से कम 25% शेयर होल्डिंग पब्लिक का होना चाहिए, लार्ज में, यानी कम से कम 25% आपका होना चाहिए, क्या फ्री फ्लोट होने चाहिए। और फ्री फ्लोट का यानी कि फ्री फ्लोट में कौन कौन आ सकता है, रिटेल इन्वेस्टर हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स वाले हो सकते हैं, एफपीआई वाले लोग हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले लोग हो सकते हैं, इसी को हम पब्लिक फ्लोट या पब्लिक शेयर होल्डिंग कहते हैं। समझ में आ गया ना, तो ये लोग का कम से कम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब दिक्कत पता है क्या है, ये लोग तो बोल तो देता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वाला लोग है, अब पता चलता है कि जो एफपीआई जो बोला जा रहा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वो सेबी से रजिस्टर ही नहीं करवाया है, तो इसका मतलब उसका गोतिया होगा एफपीआई के नाम पे। एफपीआई तभी मान्यता रखा जाएगा जब तुम्हारा सेबी के साथ तुमने रजिस्टर किया है। बताए थे ना, एफपीआई को बाहर से यदि लाना है, एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो कि एक इंस्टीट्यूशन है, वो हमारा शेयर मार्केट में लगाएगा। वो शेयर मार्केट में तभी लगा सकता है जब आप सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन किए हो। पता चला कि यहाँ पे अडानी ग्रुप तो बोल रहा है कि एफपीआई से 20% आ रहा है, वो एफपीआई पता चलता है कि उसका अपना ही है, जो सेल कंपनी से पैसा आ रहा था ना, ऐसे करके दे रहा है। देख रहे हो कैसे ब्लैक मनी को ओरिजिनल मनी किया जा रहा है, व्हाइट मनी किया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है। देखो तो MSCI जो कि संस्था है वो बोलता है कि देखो फ्री फ्लोट का मतलब वही, फ्री फ्लोट बहुत ज़रूरी है मार्केट। अब देखो इसमें बताया गया कि फ्री फ्लोट मेथोलॉजी जो तुम्हारा है, अब देखो कैसे करोगे इसको। देखो फ्री फ्लोट लेट से आपका 100 है, 100 शेयर है, उसमें तुम लेट से 30 शेयर लो जो कि फ्री फ्लोट है। अब उसका लिक्विडिटी कैसे चेक होगा, देखो स्टूडेंट यहाँ समझो, मार्केट कैपिटलाइजेशन तुम समझते हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक शेयर का दाम कितना होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो तो मार्केट शेयर। इंडिया में सब जगह तुम्हारा मार्केट कैपिटलाइजेशन किसका है, तो रिलायंस जियो का है, उसके बाद TCS आएगा। सही बात है कि नहीं है। अब यहाँ पे समझो कि कैसे एक शेयर का तुम्हारा मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा आता है, तो फ्री फ्लोट का देखा आता है, लिक्विडिटी कितना प्रेजेंट है या नहीं है, पैसा कितना प्रेजेंट है या नहीं है, वो देखने के लिए जरूरी है कि फ्री फ्लोट कितना अवेलेबल है। लेट से 100 शेयर में 50 शेयर तुम्हारा फ्री फ्लोट अवेलेबल है, तो 50 शेयर का लेट से एक शेयर का दाम 50 या 100 रुपया, तो 100 × 50 करो, कितना हो गया तुम्हारा, 5000 हो गया, तो 5000 तुम्हारा लिक्विडिटी हो गया इस तरह। तो वही बताया गया देखो कि MSCI कैलकुलेट करता है फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर ईच सिक्योरिटी। ईच सिक्योरिटी के लिए तुम्हारा क्या है कि जितना भी अवेलेबल है फ्री फ्लोट उसको मल्टीप्लाई करो कि एक शेयर का दाम कितना होगा, समझ गए ना। और इससे पता चलता है कि कितना तुम्हारा क्या होना चाहिए, मार्केट में लिक्विडिटी होना चाहिए एंड सो ऑन। आगे देखो स्टूडेंट, तो हाउ डज लो फ्री फ्लोट, कैसे यदि लो फ्री फ्लोट हो तो कैसे स्टॉक प्राइजेस को असर करेगा, असर करेगा। एक तो लिक्विडिटी कम हो जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगा, क्योंकि मान लो कि तुम बोल रहा है 100 में 50 है और तुम 50 बोल रहा है कि 50 फ्री फ्लोट है, बट उसमें 50 नहीं है, रियल में 10 ही है, तो लिक्विडिटी कम हो गया आपका। लिक्विडिटी कम हुआ तो वहाँ पे प्राइस मैनिपुलेशन होने का चांस होगा, तो ये फर्क पड़ेगा। ये पूरा यही लिखा गया है, देख लेना उसमें। आगे देखो, सेल कंपनी इज अनदर मेजर कंसर्न, दूसरा प्रॉब्लम सेल कंपनी है। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ये बताया गया स्टूडेंट कि तुम्हारा क्या है कि प्रोमोटर के पास खुद ही तुम्हारा बहुत सारा सेल कंपनी से वो एसोसिएटेड है, तो कैसे काम चलेगा, समझे ना। इसलिए MSCI ने कहा है कि हम फिर से रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इसके पास कितना फ्री फ्लोट है और नहीं है, उस हिसाब से फिर से हम इसको क्या देंगे, इंडेक्सेस देंगे। तो बात बहुत ऊपर चला गया है विद्यार्थी, बात समझो,
हिंडनबर्ग रिपोर्ट का असर बहुत जगह पे पड़ रहा है। इसमें अडानी तो गया ही गया, भारत का साख भी जा रहा है, और जो अडानी का जो तुम्हारा सेल कंपनी वो भी उजागर हो रहा है। वो भी दिख रहा है कि कैसे बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति वाला जो लोग सब है वो भी सेल कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तुम तो खाली पेपर में पढ़ता है, ये सब चीज़ दिख रहा है, ये लोग कर रहा है, बढ़िया से मार रहा है मजा। हाँ आया था ना आपकी अदालत में, अचानक वो आया आपकी अदालत में, तो लोग तो सोच ही रहा था कि अरे भाई इसको आने की क्या जरूरत है। देखो 40 नंबर देखो, टर्की एंड चिली प्रेजेंट। देखो टर्की और चिली का ना गजब बात है, ये भी सेम तुम्हारा वो है सिलेबस है, ये 12 फरवरी को आया था स्टूडेंट। यहाँ पे समझो आखिर टर्की और सीरिया और चिली में क्या अंतर है। तो पहले समझते हैं कि दो बड़े बड़े अर्थक्वेक आए हैं, 7.8 का और 7.5 का, इससे पूरा टर्की और सीरिया हिल गया। 33,000 लाइव्स मरे हैं, सबको दोनों कैलकुलेट कर दिया जाता है। अभी भी अंडर काउंटिंग चल ही रहा है स्टूडेंट। बहुत डैमेज हुआ टर्की और सीरिया में, है ना। 200 आफ्टर शॉक आया, यानी भूकंप आने के बाद भी 200 आफ्टर शॉक आया। भूकंप के बाद आता है ना हल्का हल्का शॉक्स, वो तुम्हारा शॉक्स है, और बहुत बुरा स्थिति हुआ है। देखो अब आखिर क्या है अर्थक्वेक, आता क्या है, मैकेनिज्म बताया गया है। पूरा वर्ल्ड में कितना है हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स, 15 टेक्टोनिक प्लेट्स है, जिसमें कुछ तुम्हारा ओशन प्लेट होगा, कुछ अर्थ प्लेट्स होगा। देखो सुनो स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दो, तुम लोग पढ़ोगे ज्योग्राफी में, कोई हवा पानी नहीं यहाँ कर रहे हैं हम लोग। टेक्टोनिक प्लेट में पढ़ोगे तुम लोग, प्लेट कैसे होता है, प्लेट पे पास 3 चांस, 2 प्लेट, या तो समझ में आ रहा है तुम लोग को। देखो यहाँ पे देखो, तुम वहाँ अब से ना पीछे बैठ जाना, ठीक है ना, बैक बैठ जाना। देखो 2 प्लेट आया इधर से, ऐसे 2 प्लेट है, तो 2 प्लेट आया तो क्या हो सकता है, 1 प्लेट नीचे भी जा सकता है, 1 प्लेट ऊपर भी आ सकता है। जैसे देखो हमारा जो प्लेट है, इंडियन प्लेट ऊपर गया है तभी तो बना है, फोल्डिंग मॉडल बना है। और कई केस में क्या होता है कि प्लेट आके ऐसे ऐसे हो जाता है, रब हो जाता है, और ये जो हुआ है ये रब हुआ है। तो 3 चांसेस होता है, या तो सिंक हो जाएगा, या तो ऊपर चला जाएगा, या फिर ऐसे रब हो जाएगा। ये वाला जो केस है ना, रब हुआ है, और जो स्ट्रेन डेवलप हुआ था एक ही बार बर्स्ट हो गया। स्ट्रेन मतलब जो एनर्जी अकुमुलेट हो रहा था एक ही बार बर्स्ट हुआ है। और अनुमान तो लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में हिमालय में ऐसा हो, ठीक है। तो हिमालय में जाएगा हम लोग, देखो हाँ वो लिखा गया है। अब बात सही है, जब एक बार इतना बड़ा त्रासदी हो गया तो हर वर्ल्ड का ना कंट्री सब सोचेगा ना कि क्या हमारा भी कोई ऐसा सेस्मिक प्रोन जोन वाला एरिया है, हम भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बनाए। देखो ना क्या हुआ, जो जोशीमठ में क्या हुआ था, जान रहे हो ना तुम लोग। तो कुछ भी हो रहा है, सेस्मिक प्रोन एरिया है ना जी। तो अब जब वैसा गंदा वाला जगह पे तुम बना दिया हाइड्रो प्रोजेक्ट, सब कभी भी आके खत्म कर देगा वो सब चीज़। तो यहाँ पे देखो अर्थ क्रस्ट कितना है तुम्हारा, टोटल 15 टेक्टोनिक प्लेट्स के होते हैं। और हमेशा देखो टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब ही कि हमेशा ये मोशंस बनाएगा, स्टैटिक नहीं रहता है, कुछ कुछ सेंटीमीटर से बढ़ते रहता है। अरे बाबू देखो ना, ये तुमको पता है ये इसका हिस्सा था, घुसाओ इधर मैच कर जाएगा ये, तो फिर निकला है ऐसे करके। ये देखो ये वाला तुम्हारा ये जो प्लेट है, ये प्लेट नीचे गया है, चिली प्लेट से नीचे गया है, तो फिर हमेशा जो ओशन प्लेट होगा सिंक करेगा, और जो अर्थ वाला क्रस्ट होगा, यानी कि जो लैंड वाला क्रस्ट होगा वो ऊपर जाता है। मगर दो लैंड वाला हो तो फिर ऐसे ऊपर भी जा सकता है, फिर नीचे भी जा सकता है। जैसे देखो हमारा यहाँ पे यूरेशियन प्लेट था कि नहीं था, ये भी यूरेशियन प्लेट है, लैंड प्लेट है, ये भी लैंड प्लेट है, दोनों टकराया, ये ऊपर चला गया। अभी भी हिमालय का तुम्हारा बढ़ ही रहा है हाइट। और ये जो 2015 का जो अर्थक्वेक आया था नेपाल का, उससे हिमालय का और बढ़ गया हाइट। ऐसा हाइट तो भगवान सबको दे, बात समझ रहे हो, स्पेशली हमको ज़्यादा दे। देखो यहाँ पे द अर्थ क्रस्ट देखो 15 टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ स्टूडेंट, वो बार बार हिलते रहता है, समझे ना। कोलाइड होता है, पुश होता है, या फिर ग्रेड होता है, समझ रहे हो। ये चीज़ ऐसे आया, नीचे गया, ऊपर गया, और इस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और आप देखो ऐसा हुआ तो फॉल्ट हो गया, फॉल्ट मतलब गैप आ जाएगा, और वही गैप से रिलीज होता है। जो नीचे हुआ तो फोकस हुआ, जो अर्थ को टकराया तो एपिक सेंटर हुआ। और जैसे वहाँ पे एस बॉडी और कौन सा होता है बताओ तो वेब्स, कौन सा, हाँ जो सबसे खतरनाक होता है। वेरी गुड, पढ़ोगे यार, सब पढ़ोगे तुम लोग ज्योग्राफी में, पूरा ज्योग्राफी में पूरा भरा हुआ है, बात समझे। उसके बाद देखो क्या होता है, तुम्हारा पूरी तरीके से करना पड़ता है। ये देखो ये नॉर्थ अटलांटिक फॉल्ट देखो, वहाँ पे देखो ईस्ट एंटोलियन फॉल्ट देखो, एंटोलियन प्लेट देखो, यहाँ पे बहुत सारे फॉल्ट, यहाँ पे बहुत सारे तुम्हारे जो प्लेट है इन्वॉल्व है स्टूडेंट, इसलिए तुम्हारा वहाँ पे ना फॉल्ट आ जाता है। वहाँ पे क्या लिखा गया कि नॉर्मल फॉल्ट हुआ। नॉर्मल फॉल्ट का मतलब क्या है कि 1 प्लेट तुम्हारा डाउन जा रहा है। यदि ये रिवर्स हो, यानी कि एक प्लेट ऊपर जाए तो उसको हम रिवर्स फॉल्ट कहते हैं, और यदि एक दूसरे से टकरा के ही रह जाए तो उसको स्ट्राइक स्लिप कहते हैं, समझ गए ना। तो इस सब केस में एनर्जी बहुत रिलीज होता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, नीचे दिया गया कि टर्की और सीरिया बिल्कुल 3 प्लेट्स के साथ वो घिरा हुआ है।
एक अरेबियन प्लेट है, एक एंटोलियन प्लेट है और एक यूरेशियन प्लेट है, और इसलिए बहुत ही सिस्मिक एक्टिव जोन है ये, समझे ना। अरेबियन प्लेट तुम्हारा यूरोप की तरफ जा रहा है, इसके वजह से एंटोलियन प्लेट को फर्क पड़ रहा है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल्ट तुम्हारा क्रिएट हो रहा है। तो यही जियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि इस बार का जो अर्थक्वेक हुआ था वो स्ट्राइक स्लिप है, यानी कि एक प्लेट दो प्लेट टकरा रहे हैं ऐसे करके, देखो ना नीचे गया ना ऊपर गया, बट स्ट्राइक किया ऐसे करके। और इसलिए और जो ये स्ट्रेन जो डेवलप्ड हुआ है, यानी कि जो एनर्जी डेवलप्ड हुआ है अभी से नहीं, 300 साल से डेवलप्ड हो रहा था और अचानक बर्स्ट कर गया एनर्जी, क्योंकि स्ट्रेन बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि हमारा हिमालय का भी वही है, देखो हमारा इंडियन प्लेट, देखो यूरेशियन प्लेट टिल्ट किया कि नहीं किया, ऊपर चला गया हमारा, और ऐसे हिमालयस बना, लगातार हाइट बढ़ते चला जा रहा है। तो ये भी कह रहा है कि लास्ट 300 ईयर्स से लेके अभी तक ना कुछ हुआ नहीं है, वहाँ पे भी हो सकता है स्ट्रेन डेवलप्ड हो रहा हो सकता है आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, वही चीज़ बताया गया है। लास्ट का देखो, बट गजब बात हुआ कि चिली में भी हुआ है, चिली में भी हुआ, मगर चिली में इतना डिजास्टर क्यों नहीं हुआ? तो इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है कि क्योंकि चिली को पता है कि हम सिस्मिक जोन वाला कंट्री है, और उसने क्या किया कि अपना जो बिल्डिंग कोड है ना वो बेहतरीन है उसका। जैसे एग्जांपल देखो स्टूडेंट, 2011 में भी सिक्किम में बहुत भयंकर भूकंप आया था, हम लोग कॉलेज में थे उस समय, मगर गैंगटॉक को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बनाया तगड़ा जाता है, क्योंकि पता है कि भूकंप आएगा इस जगह पे। जब आपको पता है कि भूकंप आएगा, देखो नेपाल में ऐसा नहीं हुआ, नेपाल में 2015 में जब भूकंप आया तो पूरा नेपाली तबाह हो गया, मगर सिक्किम तो नहीं हुआ ऐसा, सिक्किम को भी क्षति हुआ है बहुत ज़्यादा, मगर गैंगटॉक कुछ नहीं हिलने के बाद भी स्ट्रक्चर ठीक था उसका। क्योंकि विद्यार्थी जब जाओगे तुम लोग हिमालयस में तो तुम लोग देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो पैसा लगता है बिल्डिंग बनाने में वो अंडरग्राउंड में ही लगता है, इतना खोद के स्ट्रॉन्ग किया जाता है नीचे, तब जाकर बेस इतना स्ट्रॉन्ग बनाया था, तब जाके इमारत खड़ा किया जाता है। अब इस सेंस में तो हमारा जो गैंजेटिक प्लेन वो ब्लेस्ड है, नीचे कुछ काम ही नहीं होता है, ऊपर बैठा देते हो। और सेम चीज़ नेपाल में भी किया गया, बट नेपाल तो सिस्मिक जोन है, एक बार में आएगा खत्म हो गया। नेपाल में कितना मंदिर तबाह हुआ बताओ, तो काठमांडू वाला जो पशुपति मंदिर है वो भी तबाह हो गया, जो पुराने हेरिटेज थे वो भी बर्बाद हो गया। बट देखो यहाँ पे चिली को पता है, इसलिए देखो बिल्डिंग कोड लगाया है उसने। तो चिली देखो इसका भी बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक, देखो 9 रिक्टर स्केल में आया था, ठीक है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि बेस्ट प्रिपेयर्डनेस किया था इसने, है ना। 2014 और 15 में देखो उस समय भी बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आया था, बट इसने अपना जो बिल्डिंग कोड है इतना बेहतरीन किया था, तो इसकी वजह से बच गया। टर्की ये नहीं कर पाया, टर्की चला गया। और इंडिया में भी देखो 1993 में लाथुर अर्थक्वेक आया था, जिसमें बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। बट इंडिया को भी सोचना चाहिए कि इस तरह का बिल्डिंग कोड वाला, है ना, बिल्डिंग कोड पे काम करे, नहीं तो इंडिया में भी देखोगे तो ऊपर वाला जो जितना जोन है सब सिस्मिक 5 जोन में आता है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। दैट्स इट।